16 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो उसमें बताया गया है कि एक अर्थक्वेक जो कि 4.8 मैग्नीट्यूड स्केल का था उसने हिट किया है लेह की अलची नामक जगह पे। ठीक है। सेकंड जो न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि यूएसए कंटिन्यूसली इस्लामाबाद को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है जिसका कि इस्लामाबाद मिसयूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ। तो ये एक कहानी है अमेरिका के भोलेपन की और पाकिस्तान की धूर्तपन की। आगे हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आगे बताया गया है कि यदि डिले होता है, गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है PMAYG, फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यदि इसके अंदर डिले होता है तो फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी स्टेट्स को, ये बताया गया है इसमें। सेंटर टू फाइन स्टेट्स दैट डू नॉट मीट टारगेट्स, जो टारगेट्स को मीट नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो कि कब लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है, इसको एक्चुअली में क्या किया गया है कि पहले एक स्कीम चला करती थी, इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG स्टार्ट की गई 1 अप्रैल 2016 से। इसके टारगेट थे कुछ और मार्च 2022 तक इसको अचीव करना था और एक नंबर ऑफ दी जो टारगेट थे वो कंप्लीट करने थे, नंबर ऑफ दी हाउसेज बनाने थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अभी इसको एक्सटेंशन मिल गया है। तो उस एक्सटेंशन के बाद भी यदि डिले रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि उतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे हैं काम के अंदर, डिले रहता है तो फिर पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी स्टेट्स को, ये यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपोजिशन रूल्ड कुछ स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, अलॉन्ग विद BJP रूल्ड भी कुछ स्टेट्स है लाइक असम आर द लीडिंग फॉर स्टेट्स हु आर फार बिहाइंड देयर टारगेट्स, जो कि काफ़ी दूर है टारगेट से। टारगेट क्या था वो अभी बता देंगे आपको। तो अप्रैल 2016 में कुछ टारगेट रखे गए कि 2.95 करोड़ हाउस जो है वो बनाए जाएंगे, हाउसेज बनाए जाएंगे, ठीक है, 2022 मार्च तक। पैंडेमिक ने हिट कर दिया तो इसको बाद में मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम को, ठीक है। अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ हाउसेज बन चुके हैं, ठीक है, 2.02 करोड़ हाउसेज बन चुके हैं अब तक, ठीक है। और बाद में बात की गई है कि यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और ये फाइन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है, काम की जो है वो ये स्कीम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है, इंदिरा आवास योजना जो थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में कन्वर्ट किया गया है 1 अप्रैल 2016 से। मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, काफ़ी अच्छे से इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया जाता है, पक्का हाउस प्रोवाइड करने की बात की गई है बेसिक एम्यूनिटीज के साथ टू ऑल रूरल फैमिलीज, सभी ग्रामीण परिवार को हु आर होमलेस, जो कि होमलेस है, और लिविंग इन कच्चा और कच्चे मकान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मार्च 2022 तक ये वाला प्रोविजन किया गया है। टू हेल्प रूरल बिलो, जो रूरल लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प भी की जा रही है इसमें, एंड अपग्रेडेशन करने में जो उनका कच्चा मकान है उसमें भी इसमें असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे और देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। बेनिफिशरीज कौन है इस स्कीम के, तो पीपल बिलोंगिंग टू द SC/ST, ठीक है, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स एंड नॉन SC/ST कैटेगरीज, विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री फोर्सेज, डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज जो हैं उसमें बेनिफिशरीज ये लोग रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज किस तरह से किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज की जब बात आएगी तो थ्रू ए 3 स्टेज वैलिडेशन जो होगा उसके थ्रू किया जाएगा। इसमें कैसे होगा, 3 स्टेज वैलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 को कंसिडर किया जाएगा, फिर ग्राम सभा होगी और फिर जियो टैगिंग, 3 स्टेज जो है वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज किया जाएगा। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट शेयरिंग क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, 60:40 का रेशो है, ठीक है, मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60:40 का रेशो है। और यदि हम नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स की बात करते हैं तो 90:10, मतलब 60 वहन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 वहन करेगी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं और हिली स्टेट्स जो हैं उनके अंदर 90% वहन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% वहन करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट PMAYG, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। PM बैट्स फॉर ग्रीनर ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मोदी जी ने अर्ज किया है कि भाई आप सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त कीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से, और साथ ही साथ में बोला है कि भाई ग्रीनर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स वगैरह को प्रमोशन वगैरह के लिए बात यहाँ पे हुई है। तो कुल मिला के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोला है कि आपको अचीव करनी है सेल्फ सफिशिएंसी, वाइल ऑल्सो स्ट्रेसिंग ऑन द नीड टू एक्सपीडाइट इनोवेशंस फॉर ग्रीनर अल्टरनेटिव्स। तो एक्सपीडाइट करना है इनोवेशंस को ग्रीनर अल्टरनेटिव्स के लिए, ये भी इन्होंने बात बोली है।
तो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि भाई 2047 तक है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा एंटायरली, दिस जो पूरा सेक्शन, ये जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा 100% सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। लेकिन जो सेक्टर है वो खुद भी ये बोल रहा है एक्चुअली में कि उसके लिए बहुत हद तक कैसी पॉलिसीज बनती है, कैसा रोड मैप रहता है, वो सभी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बाद में मोदी जी बोलते हैं, यहाँ पे मोदी जी द्वारा बोला गया है आगे, अवर गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एन एनेबलिंग अप्रोच टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय द एनकरेजिंग मैन्युफैक्चर्स। तो हमने एनकरेज किया है मैन्युफैक्चर्स को मेक इन इंडिया के थ्रू, और अमृत काल के अंदर अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर सके, और इस तरीके की बात मोदी जी ने बोली है यहाँ पे। तो कुल मिला के यही इसके अंदर आया है, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग यही था कि ग्रीनर ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड साथ ही साथ में सेल्फ रिलायंट, है ना, सेल्फ रिलायंट ऑटोमोबाइल सेक्टर के यहाँ जो सेल्फ सफिशिएंट होगा उसकी अब बात यहाँ पे की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक ब्रेकफास्ट स्कीम को, और उन्होंने बोला है कि ये कोई फ्री भी नहीं है, ये तो उल्टी ड्यूटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टालिन जी बोल रहे हैं इस चीज़ को कि दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, दिस इज नॉट द फ्री भी, कोई फ्री भी काइंड ऑफ थिंग नहीं है ये। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने ब्रेकफास्ट स्कीम को रोल आउट किया, है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की स्कूल के बच्चों के लिए, और बोला कि कोई फ्री भी नहीं है, इनफैक्ट द फॉरमोस्ट ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की, क्योंकि आपको पता है फ्री बीज का के रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट चली हुई है, ठीक है। और इसकी बात जो चल रही है इसी के रिगार्डिंग है जो यहाँ पे स्टालिन जी बोल रहे हैं इस स्कीम को जब उन्होंने लॉन्च किया कि ये कोई फ्री बीज वगैरह नहीं है, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिम्मेदारी है स्टेट की, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पे आगे, मतलब वो बोलते हैं कि विद इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स रिसेंटली इन ए प्रोग्राम इन एट चेन्नई। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी इंटरेक्शन किया था काफ़ी बच्चों के साथ एक प्रोग्राम के अंदर चेन्नई के अंदर, तो मैंने उनमें से कुछ बच्चों से पूछा कि आप इतना ज़्यादा थका हुआ क्यों फील कर रहे हो, है ना, एंड इफ़ दे हैड ईटन, और क्या उन्होंने खाना वाना खाया है, तो दे सेड दैट यूजुअली डोंट ईट इन द मॉर्निंग, वो जनरली मॉर्निंग में नहीं खाते हैं, विच स्ट्रक ए कॉर्ड। तो इस वजह से क्या हुआ, मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो आपकी एनर्जी की लेवल जो पूरे दिन होती है वो डाउन रहती है, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है अपने आप में। तो जो ब्रेकफास्ट के लिए फिर इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दिया फाइनली, और ये तमिलनाडु के सीएम जो स्टालिन है उन्होंने लॉन्च की है ब्रेकफास्ट स्कीम, जिसको कि उन्होंने बोला है कि ये कोई फ्री भी नहीं है, ये तो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और वही हम फुलफिल कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो हंगरी नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी, ईयू का रेजोल्यूशन हुआ है, ईयू ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसने बोला है ईयू ने कि हंगरी अब कोई लंबी अब है ना डेमोक्रेसी नहीं रही है एक तरीके से। तो देख लेते हैं थोड़ा इंटरनली क्या चल रहा है हंगरी के अंदर। तो ये वोटिंग हुई है जिसमें से 433 जो वोट्स गए हैं फेवर में गए हैं, 123 जो वोट्स गए हैं वो अगेंस्ट गए हैं। किस चीज़ के फेवर में गए हैं, हंगरी नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी, इस चीज़ के फेवर में, एंड द ईयू नीड्स टू डू एवरीथिंग टू ब्रिंग इट बैक इनटू लाइन विद यूरोपियन वैल्यूज, द यूरोपियन पार्लियामेंट सेट ऑन थर्सडे। तो यूरोपियन वैल्यूज से हट चुका है हंगरी एक तरह से, तो ये ईयू की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब कुछ करे ईयू, जिससे कि दोबारा इसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, ईयू की वैल्यूज़ पे लाया जा सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हंगरी जो है रूल किया जा रहा है अभी एक पॉपुलिस्ट लीडर के थ्रू, जहाँ की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, विक्टर ऑर्बन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, हु मेंटेन्ड क्लोज टाइज, जो कि क्लोज टाई बना के रखते हैं रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन जी हैं उनके साथ में, ठीक है। तो पुतिन के साथ उनका एक क्लोज टाई है, और वहाँ पे अभी किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है हंगरी की यदि हम बात करते हैं तो ये हाइब्रिड रिजिम चल रहा है ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इन सीरियस ब्रीच ऑफ द ईयू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, जिनको कि वो बोल रहे हैं कि सीरियस ब्रीच है ईयू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, क्योंकि यहाँ पे ऑटोक्रेसी है जो कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है, और हाइब्रिड रिजिम ऑफ द इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है जो कि एक तरह से ब्रीच है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ द ईयू के जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली में द वोट वाज लार्जली सिम्बॉलिक ही थे, डज नॉट चेंज द कोर्स ऑफ द यूनियन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इसमें जरूरी क्या होता है कि ऑल 27 मेंबर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग हंगरी टू अडॉप्ट द मेजर इशू सच एन सैंक्शन ऑन रशिया, तो उसके लिए सभी की रिक्वायरमेंट होती है सारे के सारे मेंबर्स की। तो वही यहाँ पे बताया गया है फाइनली, है ना। तो हम इसमें हंगरी के अंदर आप देख सकते हो बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट जो है हंगरी की कैपिटल है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हंगरी की वर्ल्ड मैप में यदि हम लोकेशन देखना चाहें अच्छे से तो आप देख सकते हो कि देखो यूरोप के अंदर वर्ल्ड मैप में यूरोप जो है, और यूरोप में भी इस जगह पे हंगरी आता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है हंगरी को। तो एक तरह से लैंडलॉक कंट्री हो गई है हंगरी, है ना। ओके, हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे रोजर फेडरर जो है उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया, लेवर कप के बाद में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। उन्होंने जीते हैं 20 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स, है ना, एंड वो क्या रहे हैं फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड फॉर ए फॉर्मिडेबल। तो इन्होंने क्या बनाया है, एक तरह से बोल सकते हैं हम कि राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच एंड रोजर फेडरर, ये जो तीनों प्लेयर रहे हैं टेनिस के बहुत डोमिनेटेड प्लेयर रहे हैं, ठीक है।
और लेवर कप जो है नेक्स्ट जो लंदन में रहने वाला है उसके ये मेरा फाइनल एटीपी इवेंट होगा, ये रॉजर फेडरर ने बोला है कुल मिला के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे सोरेन जो है, ठीक है, झारखंड के जो सीएम हैं, उन्होंने एक तरह से गवर्नर से बोला है, रिक्वेस्ट की है, विनती की है, अनुरोध किया है कि भाई क्लियरिटी दीजिए हमें कि क्या मतलब चल क्या रहा है पूरा, आप क्लियरिटी प्रोवाइड कीजिए। तो झारखंड सीएम्स कॉल फॉर एन एंड टू 3 वीक्स ऑफ कन्फ्यूजन ओवर इलेक्शन कमीशन लेटर। तो इलेक्शन कमीशन के लेटर के रिगार्डिंग जो पूरा एक कन्फ्यूजन सा बना हुआ है, एटमोसफेयर बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग वो गवर्नर से बोल रहे हैं कि आप क्लियरिफाइड कीजिए कि इशू में क्या फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, तो झारखंड के सीएम ने कुल मिला के जो आपके सोरेन जी हैं वो गवर्नर रमेश जी से मिलते हैं और उनसे एक तरह से क्या करते हैं, क्लियर करने के लिए बोलते हैं कि जो पूरा इलेक्शन कमीशन के लेटर के रिगार्डिंग जो पूरा एक क्लियरिटी नहीं है बिल्कुल भी, और पूरा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको आपको आप क्लियर कर कीजिए कुल मिला के, है ना, कि भाई क्या है वो लेटर, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, कि डिस्क्वालिफिकेशन एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन कनेक्शन विद ए माइनिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, है ना। तो यहाँ पे सोरेन आगे बोलते हैं कि सोरेन ऑल्सो सेड दैट द अपोजिशन, जो बीजेपी इन द स्टेट जो है, हैज़ बीन यूजिंग द अनसर्टेनिटी टू डिस्टेबलाइज एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, इस अनसर्टेनिटी का फायदा उठाते हुए। कुल मिला के ये बोल रहे हैं सोरेन जी, कौन, अपोजिशन वाले इस चीज़ को ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में वो बोलते हैं कि, है ना, क्या चीज़ डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए, तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रोवाइडिंग ए कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनेबल हियरिंग, है ना, एट द अर्लिएस्ट, सो दैट, ये बोल रहे हैं एक तरह से ना सोरेन जी गवर्नर जी से, एटमॉस्फेयर ऑफ द अनसर्टेनिटी जो है एनगल्फिंग कर रही है स्टेट की जो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो खतरे में है वो सब चीज़ें दूर हो जाए, इसके लिए आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कीजिए, सोरेन जी बोल रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो सी कुकुम्बर के बारे में है। ठीक है, सी कुकुम्बर का आपको फिगर मैं दिखा देता हूँ, देखो ऐसा होता है सी कुकुम्बर है ए सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड बॉडी, इसकी सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड बॉडी होती है, एंड कैसा होता है, लेदरी स्किन, लेदर जैसी है ना, लेदरी स्किन होती है इसकी। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम, इसके बारे में क्या बताया गया है सी कुकुम्बर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब ये। सी कुकुम्बर्स वर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक्ड मेरीन स्पीसीज, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जाने वाली मेरीन स्पीसीज हैं सी कुकुम्बर्स जो हैं। इन इंडिया बिटवीन 2015 टू 2021 ए न्यू एनालिसिस बाय द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है जिसको बोलते हैं WCS इंडिया, हैज़ शॉन, उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है, और कुल मिला के ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मरीन स्पीसीज की, है ना। तो सी कुकुम्बर आर पार्ट ऑफ ए लार्जर एनिमल ग्रुप कॉल्ड, तो जिस सी कुकुम्बर है वो एक लार्जर एनिमल ग्रुप है, उसका पार्ट है, और उस ग्रुप का नाम है एकिनोडर्म्स। ठीक है, एकिनोडर्म्स ये जो है ग्रुप है उसका ये पार्ट है, विच ऑल्सो कंटेन, जो कि स्टारफिश भी रखता है जो ग्रुप की, और अर्चिन्स या अर्चिन्स बोल सकते हैं, वो भी रखता है। देयर बॉडी शेप इज सिमिलर टू ए कुकुम्बर जैसी इनकी बॉडी शेप होती है, बट दे हैव स्मॉल टेंटिकल लाइक ट्यूब फीट दैट आर यूजेबल फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। तो ये इनका जो IUCN स्टेटस है देख लो, ब्राउन, एक तो ब्राउन सी कुकुम्बर होता है, एक ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर होता है। तो ब्राउन सी कुकुम्बर का स्टेटस तो आपको अच्छे से याद रखना ही है, एंडेंजर्ड है। ब्लैक स्पॉटेड जो सी कुकुम्बर है वो लिस्ट कंसर्न है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर आता है। तो ये आपका हो गया है सी कुकुम्बर, जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट है कॉन्सिलेशन करना विद द आर्म्ड ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो बताते हैं कि जैसे हमारी जब पार्टी पूरी रिजिम में आई है 2014 के बाद से, तो बहुत सारी जो इंसिडेंट्स हुई है नॉर्थ ईस्ट में, जो इंसर्जेंसी हुई है उसको हमने काफ़ी हद तक टैकल कर लिया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और आगे भी हमारा टारगेट है कि कॉन्सिलेशन करें हम आर्म्ड ग्रुप्स के साथ, और कुल मिला के एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और फॉल इन इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स हुई हैं, ये हमारे जो है अमित शाह जी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है इस तरह से, और आगे बताते हैं, बहुत सारे फिगर्स देते हैं और कुछ कंपेरिजन्स बताते हैं कि किस तरह से ये पहले ज़्यादा था, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी की इवेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी वो काफ़ी कम हो गई है। उसके बारे में कैसे बताया इन्होंने, कुछ फिगर से बताते हैं। तो बताते हैं कि नंबर ऑफ इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट इन द नॉर्थ ईस्ट डिक्रीज फ्रॉम 824 टू 158। 2014 में जहाँ पे कि 824 के आसपास ही घटनाएं होती थी, अब 158 हो गई है घटनाएं। कौन सी इंसिडेंट, नॉर्थ ईस्ट डिक्रीज, कौन सी इंसिडेंट है, इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है। आगे बताते हैं द नंबर ऑफ द सिविलियंस जो किलिंग थी 212 थी, उससे क्या हो गई है, उससे 6 हो गई है किलिंग्स, मतलब काफ़ी कम हो गई है किलिंग्स का नंबर भी, है ना। नंबर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज किल ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, अभी 2 के आसपास हो गया, पहले 20 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, सिविलियंस की किलिंग हुई थी। मोर देन 1000
बताते हैं मोर देन 10,000 कैडर्स एंड हैड सरेंडर्ड। तो ये सरेंडर कर चुके हैं फिर काफ़ी सारे कैडर्स जो होते हैं, और मतलब लोग कुल मिला के मेन स्ट्रीम में अब आ रहे हैं। तो अफस्पा के रिगार्डिंग भी मतलब शाह जी बोलते हैं, अमित शाह जी, कि अफस्पा को भी हमने काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया है, काफ़ी रीजन से हम हटा रहे हैं, और जो मोस्टली जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं पे हम लगा रहे हैं, तो उसका एरिया भी कम हो रहा है जहाँ पर कि अफस्पा लगा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज कि जो कॉन्सिलेशन की तैयारी की जा रही है, कॉन्सिलेशन का हमारा टारगेट है, हमारा जो एम है वो कॉन्सिलेशन का है, ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम एडिटोरियल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो एडिटोरियल है वह क्लाइमेट एक्शन दैट रन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो क्लाइमेट एक्शन दैट रन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है द आउटकम ऑफ द ग्रांड चैलेंज 1 ए टेंडर फॉर इलेक्ट्रिक बसेज इज इनोवेटिव मॉडल फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। तो बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बसेज के अंदर हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेज को हम लेके आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टेप है और बहुत ही अच्छा एक मॉडल है, बहुत ही अच्छा एक मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये स्टेप लिया गया है, और इससे कुल मिला के पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज जाएगा, और इंडिया भी मतलब कि कुल मिला के क्या बोल सकते हैं हम कि एक तरह से अच्छी लाइमलाइट में रहेगा। इससे पूरा देखते हैं कि क्या पूरा डिसीजन है इनका इलेक्ट्रिक बसेज के रिगार्डिंग, और क्लाइमेट एक्शन किस तरह से ना रन्स ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरह से है इन चीज़ों के बीच में रिलेशन, वो देख लेते हैं। तो इंडिया जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ 5450 इलेक्ट्रिक बसेज एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द एम्बिशन टू हैव 50,000 ई बसेज हमको कंट्री के अंदर लेके आनी है 2030 तक। ये बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि 2030 तक ये जो होगा तो काफ़ी होगा। इमेंस पोटेंशियल ऑफ द प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट गोल्स थ्रू द क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में क्लोज कोलैबोरेशन के थ्रू काफ़ी हद तक, बहुत हद तक मतलब कि क्लाइमेट की जो प्रोग्रेस है उसके जो वो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि मतलब क्लाइमेट के अंदर दोनों आके मिलकर साथ में काम करें और एक कोलैबोरेशन के साथ काम करें, और वर्ल्ड कम्युनिटी को अच्छा मैसेज जाए, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हार्मोनियस फेडरलिज्म भी क्रिएट होगा इससे। कुल मिला के बताना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, ठीक है। आगे बोलते हैं राइटर, इफ दिस सेक्टर इज फर्दर डेवलप्ड, ठीक है, आगे भी यदि ये सेक्टर डेवलप होगा, इट कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन इन सिटीज, सबको ही पता है। फ्यूल इंपोर्ट्स बिल कम हो जाएंगे, यदि इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी तो फ्यूल इंपोर्ट्स बिल कम हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट जो होगी स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज की वो भी इंप्रूव होगी, एंड ये इस पर करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और जॉब क्रिएशन को भी। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बसेज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स, इसके अंदर काफ़ी स्कोप है अभी। इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इससे काफ़ी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, इससे ट्रांसपोर्ट कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो सुधरेगी, इंपोर्ट्स के हमारे बिल कम होंगे। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलर फील्ड के साथ है इंडिया के अंदर, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, ठीक है। अब बता रहे हैं ये आगे स्टेट ऑफ स्टेट ऑन बसेज। तो क्या स्टेटस है स्टेट ऑन बसेज का, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो बताया जाता है कि 1,40,000 रजिस्टर्ड पब्लिक बसेज हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 40,000 बिल्कुल ख़राब सिचुएशन में पहुंच चुकी है, उनका लाइफ स्पेन खत्म हो चुका है, अब उनको केवल सड़क से बाहर निकालना है, कुल मिला के, है ना, हटाना है उनको सड़क से। हाउ एवर मोस्ट बसेज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाई, लेकिन ज़्यादातर बसें जो ऑन्ड एंड ऑपरेटेड की जाती हैं वो होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के द्वारा, जो कि अभी जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी स्ट्रांग नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बताया गया है। बाद में बताया जाता है कि फ्यू एक्सेप्शंस है, लाइक मुंबई के अंदर बिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बेस्ट ऑफ द बिहान महाराष्ट्र पालिका, है ना, जहाँ पे कि व्हेन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग गो टू द मार्केट टू बाय बसेज दे फेस प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड डिमांड एंड हाई प्राइसेज। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। हमारे जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं हम, है ना। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड एक नोडल एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड ए नोडल एजेंसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एक्टेड एज द प्रोग्राम मैनेजर। तो ये एक्टेड एज ए प्रोग्राम मैनेजर कर रहा है किस चीज़ के अंदर, इन दिस एफर्ट एट द सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट इन कॉन्सर्ट विद द स्टेट लेड डिमांड एंड कस्टमाइजेशन। तो मतलब एक तरह से ये हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम कर रहा है, कस्टमाइजेशन करने का काम कर रहा है, स्टेट और सेंटर के बीच में लिंकिंग करने का काम कर रहा है। कुल मिला के ये जो पर्टिकुलर एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन ए रेंज ऑफ द यूनियन जो मिनिस्ट्रीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्डाइज डिमांड्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह का यहाँ पे ये काम कर रहा है, कुल मिला के बताया जा रहा है। अब यहाँ पे फेम स्कीम के बारे में आता है, फेम 1 फेम 2, आप जानते हैं स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस स्कीम्स रही हैं ये। तो ये नॉट ऑन फेम, तो फेम की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है सीधी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया बोलते हैं इसको। स्कीम वाज लॉन्च अंडर द किस मिशन, कौन सा मिशन था देखते हैं, नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2011, और साथ में ही नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, है ना, और इसको 2013 में फेम को स्टार्ट किया गया था। द स्कीम एनकरेजेज द प्रोग्रेसिव इंक्लूड द रिलायबल अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की ये पॉलिसी है जो बात करती है। तो अभी क्या है कि हाई फ्यूल प्राइसेज है राइट नाउ,
तो इससे हमारे पास हमेशा एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज बना रहता है, क्योंकि हम तक क्रूड हमेशा इंपोर्ट करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हमारे साथ हमेशा रहता है। इन द वेक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, जो यूक्रेन और रशिया का वार हो चुका है, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही सही रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर लिया जाए। ठीक है, इसे काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल एंड ल्यूक्रेटिव डिसीजन रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं। देयर इज ए मच वर्क अहेड, लेकिन आगे राइटर बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी काम किए जाने की रिक्वायरमेंट है। और क्या काम किए जाने की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताते हैं वो। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द मास मोबिलिटी इन इंडिया, मच वर्क इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द मास मोबिलिटी ऑफ इंडिया के अंदर लेके आना है आपको। तो आपको काफ़ी सारा काम अभी करना है। वो उस काम के अंदर क्या बताता है, कंट्री शिफ्ट टू क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर ए, काफ़ी सारे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट है, और ग्रिड पावर वगैरह को काफ़ी और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी क्रिएट करना पड़ेगा। रिगार्डिंग दैट ये सब बता रहे हैं कुल मिला के। तो नॉनदलेस द प्रोग्रेस वी हैव मेड ऑन इलेक्ट्रिक बस टेंडर, लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक बस टेंडरिंग के ऊपर जो अब तक प्रोग्रेस अचीव की है और जो हमने अपने टारगेट्स बता दिए हैं, वो अपने आप में एक सूचक है। हार्बिंजर मतलब सूचक है, संकेतक है ना। हार्बिंजर ऑफ द क्लाइमेट एक्शन मेड पॉसिबल बाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये सूचक है कि किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू क्लाइमेट एक्शन को एक तरह से क्या किया जा सकता है, क्लाइमेट एक्शन को मेड पॉसिबल किया जा सकता है। ठीक है, और इंडिया अभी आपको बता ही दिया है 50,000 बसेज लेके आने वाला है। इंडिया नाउ रैम्प्स अप डिमांड ऑफ द रिप्लाई 50,000 बसेज अक्रॉस द 40 सिटीज। इट विल नीड टू कंटिन्यू टू स्पीड ऑफ द ट्रू इंटरमिनिस्ट्रियल कॉपरेशन वगैरह, इन सब चीज़ों की बात होगी। तो इंडिया जब ये सब चीज़ें करेगा तो फाइनली हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रेचर भी अच्छा होगा और वर्ल्ड भी इसको एम्यूलेट करने की कोशिश करेगा और काफ़ी अच्छे से कुल मिला के क्लाइमेट एक्शंस हो पाएंगे। तो यही सब कुछ इस यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए जो है कुल मिला के हारमोनियस और कोऑर्डिनेशन के साथ फेडरल स्ट्रक्चर के साथ और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को बिल्कुल अपर हैंड पे रखते हुए और चलने की रिक्वायरमेंट है। और उससे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का जो मॉडल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल है, वो सक्सेसफुल भी रहेगा। यही यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कुल मिला के। तो नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल को देखते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका नाम है पार्लियामेंट्री बिजनेसेज एंड एन इसेंशियल पिट स्टॉप। तो इसमें क्या बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, रेफरिंग बिल्स टू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी डज हेल्प द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो एक्चुअली में डिपार्टमेंट रिलेटेड जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, वो प्रोसेस को, लॉ मेकिंग के प्रोसेस को ज़्यादा स्मूथ बनाएंगी, ज़्यादा अच्छा बनाएंगी, ज़्यादा रिलायबल बनाएंगी, ज़्यादा एरर फ्री बनाएंगी, है ना। यदि आप उसके साथ जाते हो तो यहीं पे राइटर इस चीज़ को बताते हैं। तो उसको एस्केप नहीं करना है, उससे दूर नहीं भागना है, उससे बचना नहीं है। रूलिंग पार्टी को भी ये समझना होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ की स्क्रूटनी के साथ लेके जाना चाहिए अपने लॉ के मेकिंग के प्रोसेस को। यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं, इट वाज हर्टनिंग टू हैव द रिसेंट कंक्लूडेड मानसून सेशन जो हुआ है रिसेंटली जुलाई और अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिनेडाई तो हो गया है, ये एडजन सिनेडाई हो चुका है 8 अगस्त 2022 को ही। तो यहाँ पे दो बिल थे, विटनेसिंग द कंपटीशन बिल 2022 एंड द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 बीइंग सेंट टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट फॉर द डिटेल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट। तो मतलब कुल मिला के इनको भेज दिया गया है। तो ये अच्छी बात बता रहे हैं इसको कि इस तरह से भेज दिया जाना इन दोनों बिलों को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये बता रहे हैं यहाँ पे राइटर। तो आगे देखते हैं, द वरी ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन दैट टू मच टाइम इज लॉस्ट इन द डिसरप्शन। यहाँ पे चिंता क्या थी मानसून सेशन के दौरान जो गवर्नमेंट है उसकी, कि बहुत सारा जो टाइम है वो डिसरप्शन में ख़राब हो गया है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो नहीं पाया उतना ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन देखा गया था इस मानसून सेशन के अंदर। तो प्रोडक्टिविटी इतनी निकल के आई नहीं। अभी हम देख भी लेंगे कि कितनी प्रोडक्टिविटी रही है। ठीक है, तो इस वजह से डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को ये भेजना इसको काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, ऐसी गवर्नमेंट मान रही है। ठीक है, लेकिन ये सही बात नहीं है एक्चुअली में ना, ऐसा सही नहीं है। रिलेवेंट पार्लियामेंट्री डाटाज की हम बात करते हैं तो आपके पास देखा गया है कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 47% रही है और राज्यसभा की 42% रही है प्रोडक्टिविटी केवल। ध्यान रखना इस पर मानसून सेशन के अंदर बहुत कम रही है मतलब, है ना। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती है, क्या काम करती है, कैसे बनती हैं, कितनी नहीं है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैसे बनती है, सब देख लेते हैं हम। तो 24 है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, 24 नंबर है इनका डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का, कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के ही मेंबर इनके अंदर होते हैं, 2:1 में होते हैं, विच आर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है आपको। डीआरएससी के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ की रिगार्डिंग मैंने बता दिया। 24 कमिटीज ऐसी हैं जो होता है दोनों ही तरफ से मेंबर आते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, रेशो होता है 2:1, और साथ ही साथ में
ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा जॉइंटली। ओके, अब देखते हैं आगे। द मैंडेट ऑफ दीज कमिटीज इज टू एग्जामिन वेरियस, इनका मैंडेट क्या है, इनका काम क्या है, इनका वर्क क्या है, उसकी यदि हम बात करें तो इनका काम है, इनका वर्क है, इनका मैंडेट है, जो बहुत सारे लेजिस्लेशन रेफर टू जो रेफर किए जाते हैं इनको उनको क्या करना है, एग्जामिन करना है। जो बजट होता है उसके प्रपोजल्स जो होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, उनको देखना है। एंड ऑल्सो डू पॉलिसी थिंकिंग ऑन द विजन मिशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्रीज कंसर्न। जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज से कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए पॉलिसी थिंकिंग, विजन, मिशन, फ्यूचर डायरेक्शन वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर भी क्या करना है, काम करना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के काम है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम परसेंटेज ऑफ बिल जो कि गए हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास में, है ना। 14th लोकसभा में, 15th लोकसभा में, 16th लोकसभा के आंकड़े हमारे पास अभी हैं। और यहाँ पे बताया गया कि कितने जो बिल्स हैं उन बिल्स को भेजा गया है DRSCs के पास में। तो 14th लोकसभा के अंदर जो ये परसेंटेज था वो 60% था। 15th लोकसभा के अंदर 71% रहा ये रेशो, कि मतलब इतने सारे बिल्स को भेजा गया डिपार्टमेंट रिलेटेड जो आपकी कमिटीज़ हैं उनके पास, स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास। वहीं पे जो आपकी 16th लोकसभा रही उसमें केवल 20% ये रेशो रहा और 27% ये रेशो रहा। इतना कम रेशो क्यों रहा, यदि उसके बारे में हम जानना चाहें तो बताया जाता है कि भाई 16th लोकसभा वाज विटनेस द लार्जली इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन, है ना, व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन हरी टू पुश बिग टिकट रिफॉर्म्स। तो काफ़ी बिग टिकट रिफॉर्म्स उस टाइम पे लाए जा रहे थे और अपोजिशन भी इक्वली एडमेंट था, जित थी उनकी भी कुल मिला के, है ना। तो हाई स्टेक इन्वॉल्व था 2019 के इलेक्शन के लिए, तो इस वजह से ज़्यादातर जो बिल्स हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है राइटर के द्वारा। अब हम देखते हैं, तो ये आंकड़े बिल्कुल देख सकते हो आप। अब हम देखते हैं कमेटी वर्सेज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और कमेटी में क्या डिफरेंस है और उनके पास जब बिल जाता है तो वो किस तरह से उसको देखते हैं, काइंड ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो। ठीक है, तो एवन तो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू एग्री टू रेफर ईच बिल टू द DRSC। DRSC को बिल को, हर बिल को DRSC को भेजना कोई रिक्वायर नहीं है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। लेकिन एक्सपीरियंसेज बोलते हैं नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही तरफ से, एक्सपीरियंस अनुभव ये बोलते हैं कि जब आप DRSC को इन्वॉल्व करते हो ना लॉ मेकिंग प्रोसीजर के अंदर, बिल्स को उनके पास भेजते हो, तो जो प्रोसेस होता है ना लॉ मेकिंग का वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और इट हैज़ बिन, ठीक है, alleged that bills that which are not being referred to the parliamentary committees are not examined properly। और ऐसा बताया भी जाता है कि जिनको अच्छे से एग्जामिन नहीं किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के पास नहीं जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर एंड स्टेक होल्डर एंड रिमेन जस्ट ए ब्यूरोक्रेटिक कंसीव्ड पीस। तो वो केवल एक ब्यूरोक्रेटिक कंसीव्ड पीस बन के रह जाता है, और वो जो स्टेक होल्डर अप्रोच जो होती है, कंज्यूमर जो होती है, उनकी तरफ से उनकी पर्सपेक्टिव के साथ बिल को अच्छे से एग्जामिन नहीं किया जाता है, जो बिल की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के पास नहीं जाता है एक तरीके से। और प्रूफ के तौर पे बताया जाता है कि द केस ऑफ द 3 फार्म्स बिल जिनको कि नहीं भेजा गया था DRSC के पास, बाद में उनको स्क्रैप करना पड़ा। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं राइट है कि लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है जबकि हम पार्लियामेंट्री जबकि हम जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनके पास बिल को पहले भेज देते हैं तो स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि उनकी जो अप्रोच होती है वो 360 डिग्री अप्रोच होती है और वो सभी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करते हैं। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या कि अंतर क्या होता है पार्लियामेंट्री के अंदर, जब कोई बिल डिस्कस होता है और जब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास स्क्रूटनी के लिए जाता है, तो दोनों में अंतर मेजर ये होता है कि स्क्रूटनी जो कमेटी होती है ना वहाँ पे कंपेटिवली ज़्यादा बॉन होमी होती है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, कैमरे के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई वो कुल मिला के एटमॉस्फेयर अच्छा होने की वजह से अच्छे से स्क्रूटनी हो पाती है बिल की एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन की तुलना में, या फिर फ्रेम किया जाता है बिल को उसकी तुलना में स्क्रूटनी जो होती है वो जब वो कमेटी के पास जाता है तो पार्लियामेंट की तुलना में वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से स्क्रूटनी इस वजह से हो पाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी बॉन होमी वाला होता है। अब बाद में आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेलिब्रेशन इन दीज कमिटीज मोस्टली ऐड वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, और ऐड वैल्यू करते हैं। एडिशनली सच पीसेज ऑफ द लेजिस्लेशन आफ्टर एग्जामिनिंग द कमिटीज हैव सम सॉर्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ कमिटी, मतलब वही बात बताई गई है। और आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कुल मिला के कि जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, जो कि गवर्नमेंट क्या है शासन के अंदर है, उनको ये समझना चाहिए कि, और अनुभवी जो MP होते हैं, अनुभवी जो सांसद होते हैं, वो समझते भी हैं इस बात को कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के पास बिल को भेजने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फाइनली वोटिंग होती है और वोटिंग में मेजोरिटी जो शेयर होता है उसी के हिसाब से फाइनली डिसाइड होता है, तो वो तो रूलिंग पार्टी का ही होगा हमेशा। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के बाद बिल को भेजने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो सांसद अनुभवी हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। इससे लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस होता है, लॉ मेकिंग होती है, वो ज़्यादा अच्छी ही होती है, एफिशिएंट ही होती है, और एक तरह से राइटर बताना चाह रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होता है बजाय अपोजिशन के। यहाँ जो 1-2 पैरा है इनके अंदर यही बात बताई जाएगी बार बार। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी शुड नॉट बी वेरी ऑफ दीज कमिटीज इन द मोस्ट ऑफ दीज कमिटी द गवर्नमेंट हैज ए मेजोरिटी वगैरह वगैरह, वही बातें बताई गई है तो मैंने आपको पूरी बता दी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंसिडर दीज स्टेप्स, यदि ये चीज़ें कर दी जाए ना जो राइटर सजेस्ट कर रहा है, कुछ 5-6-7 स्टेप्स राइटर बताता है, यदि ये और कुछ कर दिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है पूरा सिस्टम।
ठीक है, और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ की हेल्प से बहुत ही अच्छे से एफिशिएंट लॉ मेकिंग की जा सकती है विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑल्सो। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो होता है उनको पावर दी जाए, ठीक है, हैव पावर टू रेफर द बिल टू DRSC ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है। फॉर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैव पावर्स टू रेफर द बिल टू DRSC ऑफ द पार्लियामेंट। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफन गिवन ए गो बाय फॉर वेरियस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये बता रहे हैं कि चेयरमैन और लोकसभा का जो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, है ना, और चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उनके पास पावर होती है कि भाई किसी बिल को DRSC के पास भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, तो जनरली इस जो रिक्वायरमेंट है इसको गो अवे कर दिया जाता है, इसको एक तरह से गिवन एक गो बाय कर दिया जाता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से। इट मे बी यूजफुल टू मेक द प्रोसेस इज रेफरेंस टू बिल टू दीज कमिटीज कंपलसरी। तो इस एक तरह से जरूरी है कि एक तरह से कंपलसरी या ऑटोमेटिक प्रोसेस ही बना दिया जाए कि इस बिल को लेके ही जाना है, देना ही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को। और यदि नहीं दे रहे हो आप, यदि नहीं रिकमेंड कर रहे हो आप, नहीं भेज रहे हो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास, तो इन दैट सिचुएशन स्पीकर और चेयरमैन को डिटेल रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं भेज रहे हो। इस तरीके का एक रिफॉर्म लाने की रिक्वायरमेंट है कि मतलब भेजना ही है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस ही है। सेकंड, वो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी है उनके अंदर जितनी भी बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, वो फ्रैंक और फ्री होने चाहिए एकदम। ठीक है, और इसके लिए कुल मिला के कोई विप वगैरह फॉलो ना की जाए, इस चीज़ का भी प्रोविजन हो, कोई पार्टी विप वगैरह वहाँ पे फॉलो ना हो, ऐसा भी इंश्योर करना है ना, तो अच्छा रहेगा। इन एनी केस दे हैव द लिबर्टी टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द बिल इन द पार्लियामेंट, है ना। इन एनी केस दे हैव द लिबर्टी टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द बिल इन द पार्लियामेंट। ये सेकंड इनका रिकमेंडेशन है, एक तरह से ऐसा किया जाए। थर्ड बोलते हैं, ठीक है, और कमेटी को एक फिक्स टाइम लाइन दी जा सकती है कि अपनी इतने ही टाइम के अंदर आपको रिकमेंडेशन देनी है, और स्पीकर और चेयरमैन कैन बी डिसाइडेड, और स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। कॉमनली कमिटीज मोस्टली अबाइड बाई द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, बट टू डील विद द जस्ट पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज, ठीक है, इट कैन बी प्रोवाइडेड दैट इन केस, मतलब वही बात है कि कुल मिला के लिमिटेशन किया जाए टाइम की भी, है ना। फोर्थ जो है, क्वालिटी ऑफ वर्क इन द कमिटी एक्सपर्ट, मतलब क्वालिटी लाने के लिए एक्सपर्ट्स वगैरह को भी लेके आया जाए, और एक्सपर्ट्स को भी रखा जाए फॉर टाइम रिली टाइम। यदि किसी बिल के अंदर कोई बिल है जो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है, जिसमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एमपीज को इतना पता नहीं होता है, तो आप उस टाइम पे उनके साथ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के साथ जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एसोसिएट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। ठीक है, और फिफ्थ जो उनकी रिकमेंडेशन है वो बोलते हैं कि स्पीकर और चेयरमैन शुड हैव द राइट टू फिक्स ए टाइम लिमिट, समटाइम्स एवन स्ट्रिंजेंट। टाइम लिमिट हो, काफ़ी बार वो टाइट भी होनी चाहिए, स्ट्रिंजेंट भी होनी चाहिए। इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे आस्क फॉर इट एंड डिमांड इट फाउंड टू बी रीजनेबल बाय द स्पीकर चेयरमैन, तभी टाइम को एक्सटेंड करना है वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे कर रहे हैं। सिक्स जो छठा वो जो पॉइंट बताते हैं वो बोल रहे हैं कि दो सेशंस होते हैं, उनके बीच में काफ़ी सारा टाइम होता है, तो उस टाइम के अंदर इन जो कमिटीज हैं उनको इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए, और इन कमिटीज़ को मतलब कि ये बिल्स आप रेफर कर सकते हो, इसकी स्क्रूटनी वगैरह प्रॉपर्ली कर सकती हैं। तो ये जो 2 सेशंस के बीच का टाइम है उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज भी करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एंड सेवंथ एंड लास्ट जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि वो बोल रहे हैं कि जो बजट के जो प्रपोजल्स होते हैं, व्हेन इट कम टू द बजट प्रपोजल्स ऑफ द मिनिस्ट्री, द कमिटी शुड नॉट लिमिट देमसेल्फ टू डिस्कसिंग जस्ट द बजट प्रपोजल्स। तो जो कमिटीज होती हैं, DRSC जो होती हैं, जनरली क्या करती है, डिस्कसिंग कर लेती हैं बजट प्रपोजल्स वगैरह का, ठीक है, और एंडोर्सिंग वगैरह का, है ना, डिस्कसिंग वगैरह कर लेती हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं कि उनकी जो लिमिटेशन यहीं तक नहीं होनी चाहिए, उनको केवल बजट को डिस्कस वगैरह ऐसा नहीं करना है ना, और उसकी बजाय उनको क्या करना है, एंडोर्सिंग दैम विद ए फ्यू क्वालिफिकेशन हेयर और अमेंडमेंट देयर दे शुड, मतलब ये सारे काम तो वो करते हैं, इसको ना करते हुए दे शुड ऑल्सो कम अप विद द सजेशंस फॉर द मिनिस्ट्री, उन्हें मिनिस्ट्री के लिए सजेशंस के साथ भी आना चाहिए टू कि मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए। मिनिस्ट्री टू टेक अप न्यू इनिशिएटिव्स एंड पीपल फ्रेंडली मेजर्स, तो पीपल फ्रेंडली मेजर्स क्या रहेंगे, क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, इस तरीके के सजेशंस भी उनको एक्टिव रहते हुए प्रोएक्टिव रहते हुए देने चाहिए। ऐसे सजेशंस भी उनको मिनिस्ट्री को जो यूजुअल काम है उसको करने के साथ साथ, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं। इस तरह से के सजेशंस वो दे रहे हैं DRSC के रिगार्डिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के रिगार्डिंग, इस तरीके के वो कुल मिला के सजेशंस दे रहे हैं। तो ये एडिटोरियल था हमारा पूरा कुल मिला के। इसी के साथ आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है। अब हम प्रीलिम्स बूस्टर स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स बूस्टर SNT के अंदर जो आज हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हमने देखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आपको पता है आज कितना लाइमलाइट के अंदर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो, ठीक है। देखते हैं कि है क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए स्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चर है डेट स्टोर्स, किसको स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए स्ट्रक्चर डेट स्टोर्स ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को ये स्टोर करती है, ऑल्सो नोन एज ब्लॉक, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो होते हैं, जो ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये ब्लॉक्स भी बोले जाते हैं, ब्लॉक भी होते हैं, ऑफ पब्लिक इन सेवरल डाटाबेस,
ठीक है, नॉन एज द चैन इन ए नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू पीयर टू पीयर नोड्स। दिस स्टोरेज रेफर टू एज ए डिजिटल लेजर। तो आपको अच्छे से समझना है, 3-4 वर्ड यहाँ पे आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यदि मैं बिल्कुल समराइज इसको करना चाहूँ तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चर है अपने आप में, जो कि ट्रांजेक्शनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत सारे सर्वर डाटाबेस के अंदर, पब्लिक इन सर्वर डाटाबेस, उन सभी को एक चैन के अंदर पीयर टू पीयर कनेक्शन के थ्रू स्टोर करता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड जो है उनको इन्होंने ब्लॉक बोल दिया। ठीक है, और एक पूरी तरह से जो पीयर टू पीयर नोड्स होते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे सेवरल डाटाबेसेज होते हैं। और डिजिटल लेजर से यहाँ पे क्या मतलब है? ठीक है, डिजिटल लेजर से यहाँ पे मतलब है दिस स्टोरेज इज रेफर टू एज डिजिटल लेजर। और ये जो स्टोरेज होता है ना इस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स का, ठीक है, उसे बोलता है हम डिजिटल लेजर। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, डिजिटल लेजर हो गया, उसके बाद पीयर टू पीयर नोड्स हो गया। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ। एवरी ट्रांजेक्शन इन दिस लेजर, मतलब लेजर मतलब स्टोरेज, उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं इज ऑथराइज बाय द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द ऑनर। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑनर के द्वारा इनको ऑथराइज किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। विच ऑथेंटिकेट्स द ट्रांजेक्शन, है ना, एंड द सेव्स फ्रॉम एनी टेम्परिंग। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो ऑथेंटिकेट करता है ट्रांजेक्शन को एंड सेव करता है किसी भी तरीके की किसी टेम्परिंग से। ब्लॉकचेन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? फीचर्स इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन। जो कैरेक्टर हैं ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसमें क्या आते हैं? आता है, एक तो आता है डिसेंट्रलाइजेशन, परसिस्टेंस एंड एनोनिमिटी, मतलब इसमें जो यूजर होता है वो अनोनिमस रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको देख के रखना है अच्छे से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्कार्ड द नीड फॉर एनी थर्ड पार्टी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं समराइज करना चाहूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड जो होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको स्टोर करती है। ठीक है, और जो स्टोरेज होता है उसे हम डिजिटल लेजर के तौर पर जानते हैं। और एक पूरा एक चैन बनती है इसकी, जो कि पीयर टू पीयर नोड्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है एक ऐसे नेटवर्क में। ठीक है, तो दिस इज लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और बाद में जब हमने बात करी इसके रिगार्डिंग, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वो हैं कुल मिलाकर डिसेंट्रलाइजेशन, परसिस्टेंस एंड एनोनिमिटी। और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी को, कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि किसी बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दैट डज नॉट रिलाई ऑन बैंक्स टू वेरीफाई ट्रांजेक्शंस। तो बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये एक तरह से क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज में लेता है। तो इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली, दैट कैन इनेबल एनीवन, है ना, जो कि इनेबल करता है किसी को भी एनीवेयर टू सेंड एंड रिसीव पेमेंट्स। इन मैनी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, दे आर नॉट लीगल टेंडर के अंदर वो है नहीं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन लीगल टेंडर के अंदर नहीं होना, मतलब गवर्नमेंट उनको नहीं मानती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी, दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, सीबीडीसी क्या है। ठीक है, तो सीबीडीसी क्या है? एक डिजिटल वर्जन है, फ्लैट जो आपके फिएट करेंसी होती है ना, उसी का फिएट करेंसी का डिजिटल वर्जन है आपका, जो है क्या, सीबीडीसी। दैट मे बी एक्सचेंज यूजिंग ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट्स, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट्स को यूज में लेते हुए उपयोग में ली जा सकती है। देखो, ब्लॉकचेन को आपको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। क्रिप्टो करेंसी वाले ब्लॉकचेन को यूज में लेते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में लीगल टेंडर में नहीं है। तो इस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को यूज में लेना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक भी बताया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज ए गुड टेक्नोलॉजी, इटसेल्फ इट कैन बी बेनिफिशियल इन वेरियस फील्ड्स। अभी आरबीआई आने वाले टाइम में हमारी जितनी भी सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं अभी करने भी लगी हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज में, और आगे इन फ्यूचर करती भी रहेंगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज ए कंसेप्ट, ठीक है, इज रियली गुड टेक्नोलॉजी, बट सम आर मिस यूजिंग इट। तो इस वजह से ये थोड़ी बदनाम हो रही है, बट एक्चुअली में एज ए कंसेप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी। इन फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। और एवरी फील्ड जो है, हर फील्ड इसको यूज में लेने वाली है। हमारी सेंट्रल एजेंसी जिसको यूज में लेने वाली है, आरबीआई यूज में लेने वाला है, हर कोई यूज में लेने वाला है। तो बिट जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एज ए टेक्नोलॉजी, इट इज ए गुड टेक्नोलॉजी बेसिकली, है ना, ये आपको समझना है। अभी सेंट्रल बैंक करेंसी की बात कर रहे थे हम, तो सीबीडीसी जो डिजिटल वर्जन ऑफ द फिएट करेंसी दैट में भी एक्सचेंज यूजिंग द ब्लॉकचेन के जो वॉलेट्स होते हैं उनको यूज में लेते हुए, देखो यहाँ पे भी ब्लॉकचेन को यूज में लिया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आपको समझना है इस चीज़ को ना। एंड इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होगा, इस चीज़ का ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा बस,
है ना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होगा। इट इज़ अ डिजिटल टाइप ऑफ द लीगल मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। एक तरीके की डिजिटल टाइप ऑफ लीगल मनी है जो कि सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है। एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी वुड लोअर द कॉस्ट ऑफ करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता है कि भाई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी तो जो करेंसी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर होने वाला जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। कागज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं पड़ेगी, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारा जो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो कम हो जाएगा, प्रिंटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी, है ना, तो काफ़ी खर्चा कम भी तो होगा ना इससे। वाइल अलाउइंग रियल टाइम पेमेंट्स, उससे रियल टाइम पेमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगे टू बी मेड विदाउट द नीड ऑफ इंटर बैंक सेटलमेंट। और उसमें इंटर बैंक की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप सीधा डील करोगे आरबीआई के साथ, आप सीधा डील करोगे सेंट्रल बैंक के साथ। इसमें आपको इंटर बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी, आपका सीधा खाता खुलेगा आरबीआई के पास। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अनदर एडवांटेज ऑफ द सीबीडीसी की यदि हम बात करें, टू दैट डिग्री दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैश कैन बी रिप्लेस्ड बाई सीबीडीसी। इतना सारा जो कैश है उसको सीबीडीसी से आप रिप्लेस कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कीपिंग पेपर वगैरह हमने पहले भी बात कर लिया, वो सभी कॉस्टें बच जाएंगी। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इन बजट 2022-23 कि सेंट्रल बैंक हमारा जल्दी ही डिजिटल करेंसी को लेके आएगा। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी डिजिटल करेंसी को हमारा सेंट्रल बैंक लेके आएगा, ये बजट में बात की गई है 2022-23 के। हम अब वियरेबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। क्या है ये वियरेबल टेक्नोलॉजी? ठीक है, तो दी ज़्यादा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डिजाइन टू बी वॉर्न ऑन यूजर्स बॉडी। तो इंसान के शरीर पे पहने जाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट स्मार्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो वियरेबल टेक्नोलॉजी है। दी डिवाइसेज क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। वियरेबल टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इनटू एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, विच लाइफ चेंजिंग एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड अदर फील्ड्स। तो ये क्या, वेरेबल डिवाइस के साथ अपनी जो पल्स रेट वगैरह को आप डिटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप डिटेक्ट कर सकते हो, उनको आप असेस कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू डेट अपने आपको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें वेरेबल टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरेबल रहने वाले हैं, सभी वेरेबल टेक्नोलॉजी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी को देखते हैं। क्या है एनएफसी? बहुत बार हम देखते हैं एनएफसी हमारे मोबाइल में भी देखते हैं एनएफसी। तो क्या है नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है वो? तो एनएफसी इज ए शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी है। एनएफसी इज ए शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड यूजिंग ए बेस फ्रीक्वेंसी ऑफ 13.56 मेगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी इसमें यूज में ली जाती है। एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेज मस्ट बी आइदर फिजिकली, लेकिन ध्यान रखना है एनएफसी इनेबल्ड जो डिवाइस होता है आइदर तो फिजिकली टचिंग के थ्रू और विद इन ए फ्यू सेंटीमीटर की डिस्टेंस के साथ डाटा को ट्रांसफर कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं डाटा ट्रांसफर के अंदर, या तो टच करके या कुछ सेंटीमीटर की दूरी के साथ एनएफसी इनेबल्ड जो डिवाइसेज होते हैं आपस में डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। आगे देखते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी की बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड है ये। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे, है ना, आपको पता है काफ़ी जगह इस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जा रहा है। तो आरएफआईडी क्या है? तो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यूज द रेडियो वेव्स। यहाँ पे भी क्या था, हमारी लास्ट स्लाइड के अंदर भी हमने देखा था, एनएफसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज में ले रहा है, और यहाँ पे आपका आरएफआईडी के अंदर भी आप क्या यूज में ले रहे हो, एक तरीके से आरएफआईडी के अंदर भी आप रेडियो वेव्स को यूज में ले रहे हो। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यूज रेडियो वेव्स टू पैसिवली आइडेंटिफाई ए टैग्ड ऑब्जेक्ट। तो एक टैग्ड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पैसिवली रेडियो वेव्स को यूज में लेता है आरएफआईडी। एंड आरएफआईडी टैग कंसिस्ट ऑफ ए टिनी रेडियो ट्रांसपोंडर। आरएफआईडी टैग के अंदर टिनी रेडियो ट्रांसपोंडर होते हैं, ए रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो ट्रांसपोंडर, रिसीवर और ट्रांसमीटर, ये तीन चीज़ें होती हैं आरएफआईडी टैग के अंदर। अनलाइक ए बार कोड, तो बार कोड के अंदर आपको लाइन ऑफ साइट में होने की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, है ना। अनलाइक ए बार कोड द टैग डजंट नीड टू बी विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द रीडर। तो टैग जो होता है लाइन ऑफ साइट ऑफ द रीडर के रहना जरूरी नहीं है यहाँ पे, जो कि बार कोड का होना जरूरी है। सो इट मे बी, है ना, एम्बेडेड इन द ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट। तो इसको एम्बेडेड किया जा सकता है ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसका लाइन ऑफ साइट में होना रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरएफआईडी। तो इसी के साथ आज का डीएनए एंड प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी हमारा खत्म होता है। आपने यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।